27-28 साल की एक औरत अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक ढाबा नजर आता है, तो वो उस ढाबे पर पहुंचती है और काउंटर पर खड़े एक व्यक्ति से बोलती है कि भैया, मुझे काम की ज़रूरत है, अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो काउंटर वाला बोलता है, क्या मैडम आपको खाना पकाना आता है, रोटी बनाना आता है, सब्जी बनाना आता है? तो औरत बोलती है कि हाँ भैया, मुझे सब कुछ बनाना आता है, खाना पकाना आता है, सब्जी बनाना आता है, सब कुछ आता है, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तो काउंटर वाला बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक नौकरानी की ज़रूरत है जो खाना बना दे, सब्जी बना दे, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर नहीं रख सकता हूँ, मुझे पहले अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो औरत बोलती है कि ठीक है भैया, आप अपने मालिक की परमिशन ले लीजिए, लेकिन मैं आपका हर एक काम करूँगी, आपके बर्तन तक धो दूँगी, बस आप मुझे किसी भी कीमत पर काम दे दीजिए। दोस्तों, वो औरत उस काउंटर वाले के सामने ऐसे गिड़गिड़ाती है। तो काउंटर वाला बोलता है कि ठीक है, आप शाम 4 बजे आ जाना, शाम 4 बजे मालिक साहब आएंगे, आप उनसे ही सीधे तौर पर बात कर लेना। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में वो औरत अपने घर चली आती है। घर चली आने के बाद में जब शाम के 4 बजते हैं, तो 4 बजे फिक्स वह उस ढाबे पर पहुंचती है। ढाबे पर पहुंचती है और उस काउंटर वाले से बोलती है कि कहाँ है आपके मालिक, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे काम दिला दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो काउंटर वाला बोलता है कि मैडम, आप अभी रुकिए, अभी मालिक आए नहीं है, अभी 10-5 मिनट में आते होंगे, आप यहाँ उनका इंतज़ार करिए। इसके बाद में दोस्तों, वो औरत उस ढाबे के मालिक का इंतज़ार करती है। लगभग 4:25 पर ढाबे का मालिक आता है, अपने गाड़ी से उतरता है। तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये ढाबे के मालिक हैं, आप इनके पास जाइए और इनसे नौकरी की गुहार लगाइए, आपको नौकरी दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद में जैसे ही वो औरत उस ढाबे के मालिक की तरफ देखती है और उस की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो उसके कदम वहीं की वहीं रुक जाते हैं, उसकी नज़रें वहीं की वहीं चकाचौंध हो जाती हैं। दोस्तों, जब उसने उस ढाबे के मालिक को देखा, तो उसे देखने के बाद वो दंग रह गई। उसके होठ सूख गए, उसके माथे से पसीना आने लगा, क्योंकि दोस्तों, वो ढाबे का मालिक कोई और नहीं था, बल्कि उस लड़की का, उस औरत का तलाकशुदा पति था, जिसे उसने आज से 8 साल पहले तलाक देकर उससे दूरियां बना ली थीं। और आज 8 साल बाद जब उसे देखा, तो वो चकाचौंध हो गई, उसके माथे से पसीना आने लगा। दोस्तों, इसके बाद में वो अपनी नज़र को झुका लेती है और वहीं की वहीं बैठ जाती है। ढाबे का मालिक जब ढाबे में प्रवेश करता है, तो काउंटर वाला बोलता है कि सर, हमारे यहाँ पर एक काम वाली लड़की की, औरत की ज़रूरत है जो खाना बना दे, और एक औरत नौकरी मांगने के लिए आई, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे काम पर लगा लूँ। तो ढाबे का मालिक बोलता है कि अगर तुमने रख लिया है तो लगा लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही, कैसी लड़की है, कहाँ है, कौन है वो औरत? तो बोलता है कि सर, वहाँ पर बैठी है, वो रही औरत। तो ढाबे का मालिक जैसे ही उस औरत की तरफ देखता है, तो उसे देखने के बाद वो भी चकाचौंध हो जाता है, उसकी भी नज़रें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, फिर वो वहीं की वहीं शांत रहता है, और शांत रहने के बाद कॉलेज बेल कहते हुए अपने उस काउंटर वाले भाई से बोलता है कि देखो, इस लड़की के पास जाओ और इससे कहो कि ये मेरे कमरे में आकर के मुझे मिले, और इससे कह देना कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। दोस्तों, इसके बाद में ढाबे का मालिक अपने कमरे में चला जाता है, और जो काउंटर वाला था वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें यह नौकरी मिल गई है, अब तुम्हें घबराने की, रोने बिलखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद वो औरत खुशी से झूम उठती है, लेकिन साथ ही उसे एक दुख भी होता है। फिर वो दुखी मन को अ,
संवारते हुए उस कमरे में जाती है और कमरे के में जाने के बाद जो उस कमरे में घटा उसे सुनकर के आपका जो कलेजा है वो कांप जाएगा, आपके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही दिलचस्प और हार्ट टचिंग कहानी है, बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है, समाज को प्रेरित करने वाली कहानी है, खासकर उन महिलाओं, उन पत्नियों को प्रेरित करने वाली कहानी है जो महिलाएं अपने रिश्ते में दरार डाल लेती हैं, दरार कर लेती हैं और अपने उस रिश्ते को ख़त्म करके एक नया रिश्ता जोड़ती हैं और फिर उस रिश्ते में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं और एक सोने की खोज में एक हीरे को खो देती हैं। तो दोस्तों ये कहानी उन्हीं महिलाओं के ऊपर है, उन्हीं पत्नियों के ऊपर है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा, अंत तक सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस औरत का नाम निकिता होता है और जो ढाबे का मालिक था इसका नाम राहुल होता है। राहुल जब अपने कमरे में चला जाता है तो उसके पीछे पीछे निकिता भी कमरे में जाती है। उस काउंटर वाले के कहने पर गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है निकिता। तो राहुल बोलता है कि आओ निकिता, अंदर आओ। तो निकिता अंदर जाती है, निकिता खड़ी हो जाती है। राहुल बोलता है कि बैठो, बैठ जाती है। तो पूछता है राहुल निकिता से कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में आज। निकिता बिल्कुल शांत फिर धीमे स्वर में बोलती है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस प्रभु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो राहुल बोलता है कि प्रभु का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तुम ये सच बोल रही हो? मुझे तो नहीं लगता है। अगर तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता तो तुम्हारी ऐसी स्थिति शायद नहीं हुई होती कि आज तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो, दर दर भटक रही हो एक नौकरी पाने के लिए, और भगवान ने तुम्हें इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि तुम एक ढाबे पर काम ढूंढने के लिए आई हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। निकिता अपनी गर्दन को झुका लेती है और राहुल को जवाब देती है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है कि आप अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो भगवान आपका साथ नहीं देता। भगवान आपका साथ देता है, चाहे आप बुरी स्थिति में हो, चाहे आप अच्छी स्थिति में हो। अगर भगवान आपको बुरी स्थिति में लाता है तो भगवान आपको एक दिन जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अच्छी स्थिति में भी लाएगा। राहुल बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुमने तो मुझसे तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली थी, क्या हुआ तुम्हारी शादी का? तुम अपने पति के साथ खुश तो हो? तो निकिता बोलती है कि तुम मेरी इस हालत को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ और कितनी दुखी हूँ। तो राहुल बोलता है कि हाँ वो तो मैंने पता लगा ही लिया कि तुम कितनी दुखी हो कि आज एक ढाबे पर नौकरी मांगने के लिए आई हो। तो बोलता है कि क्या करता है फिलहाल तुम्हारा पति इस वक्त? तो निकिता आंखों में आंसू लाते हुए रोते हुए बोलती है कि कुछ नहीं करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, दिन भर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं रात में, बस मेरी ही कमाई पर पड़े रहते हैं, मेरी ही कमाई का खाते हैं। दोस्तों इन सब बातों को सुनने के बाद में जो राहुल था वो भी थोड़ा सहम जाता है और फिर थोड़ा हंसता है। बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे केवल इस बात से छोड़ दिया था कि मैं केवल शराब पीता था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं तो नामात्र के लिए शराब पीता था, कभी कभार ही पिया करता था। तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी और मुझसे तलाक ले लिया। और आज देख लो तुम्हारे उस फैसले का नतीजा कि तुम आज किस मुकाम पर आकर खड़ी हो और मैं किस मुकाम पर आकर खड़ा हूँ। राहुल की इन कड़वी कड़वी बातों को सुनने के बाद में निकिता बुरी तरह से रोने लगती है और फिर अपने किए पर पछताती है। फिर
राहुल से पूछती है कि तुम तो हमेशा शराब के नशे में धुत रहा करते थे, टल्ली हुआ करते थे तुम तो, फिर तुम आज इस ढाबे के मालिक कैसे बन बैठे हो, तुम्हारा मुकद्दर कैसे चमक बैठा। इसके बाद में राहुल अपने बारे में बताता है। दरअसल दोस्तों, राहुल और निकिता की जो शादी थी वो इनके माता पिता की मर्जी से हुई थी, इनकी मर्जी से नहीं हुई थी। कोई लव मैरिज नहीं हुई थी बल्कि अरेंज मैरिज हुई थी। और शादी के बाद दोनों खुश थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो राहुल था वो शराब के नशे का शिकार हो गया, शराब का सेवन करने लगा, शराब के साथ साथ जुआ भी खेलने लगा। तो इन आदतों से तंग आकर के निकिता ने उसे बार बार समझाया कि तुम अपनी इन आदतों को छोड़ दो, ये आदतें अच्छी नहीं है, ये आदतें ले डूबेंगी तुम्हें भी और मुझे भी और परिवार को भी। दोस्तों, राहुल ने इसकी बातों को नहीं माना। अब नहीं माना तो एक पत्नी कर भी क्या सकती है। फिर वो राहुल को धमकाती है कि अगर तुमने कुछ दिनों के अंदर अंदर इन आदतों को नहीं छोड़ा तो मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। तो राहुल भी उसे धमका देता है कि जाओ, तुम्हें तो बस एक यही बहाना आता है, एक धमकी देना ही आता है कि घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ, तुम चाहती हो तो जाओ, शौक से जाओ। इसके बाद में दोस्तों, निकिता घर छोड़कर चली जाती है। महीने भर रहती है और महीने भर रहने के बाद में राहुल अब तड़पने लगता है अपनी पत्नी की याद में। फिर वो निकिता के पास पहुंचता है, उसके घर, और उससे माफी मांगने लगता है कि ठीक है, मैं अब शराब पीना छोड़ दूंगा, तुम चलो। दोस्तों, फिर अपने पति की बातों को मानने के बाद, बातों में आने के बाद में निकिता अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद में 2-4 दिन तो राहुल शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद में फिर से वही सब शुरू कर देता है। फिर से शराब पीना शुरू करता है, धूम्रपान करना शुरू करता है। अब इन आदतों से निकिता परेशान हो जाती है और बार बार समझाती है कि इन आदतों को छोड़ दो, ये आदतें सही नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए ना तुम्हारी सेहत के लिए। राहुल नहीं मानता है, और राहुल नहीं मानता है तो निकिता उसे तलाक की धमकियां देती है। तलाक की धमकी देती है तो राहुल उसे बार बार समझाता है कि ये तलाक की धमकी मुझे मत दो, किसी और को देना। निकिता कहती है कि मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ कि अगर तुमने इस नशे की आदत से छुटकारा नहीं पाया, इस नशे को नहीं छोड़ा, तो मैं वास्तव में तुम्हें तलाक दे दूंगी। दोस्तों, इसके बाद में भी जो राहुल था वो निकिता की बातों को नहीं मानता है और शराब पीना बंद नहीं करता है। तो इसके बाद में निकिता जो थी वो डाइवोर्स पेपर तैयार करवाती है और राहुल को डाइवोर्स पेपर भिजवा देती है। राहुल भी नशे में डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और फिर जब अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ करके अपने मायके चली गई है, तो पीछे पीछे वो भी राहुल फिर निकिता के घर पहुंचता है। और निकिता के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। रोता बिलखता है और रोते बिलखते हुए फिर निकिता से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था इस शराब के नशे में, मैं शराब का आदी हो गया था। अब मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अपनी कसम खाता हूँ, मैं अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, वो बार बार समझाता है निकिता को, मैं कसम खा करके बोलता हूँ गंगा माँ की, अपनी माँ की, तुम्हारी, अपनी, कि मैं अब इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, निकिता जो थी वो एक भी बात नहीं मानती है राहुल की, और उसे घर से निकाल देती है और उससे कह देती है कि तुम जो कभी भी बाज नहीं आओगे। तुमने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि तुम इस शराब को छोड़ दोगे, लेकिन तुमने एक बार इस शराब को पीना बंद नहीं किया है और तुम आगे भी नहीं करोगे। दोस्तों, ऐसा कहती है और ऐसा कहते हुए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। राहुल फिर अपने घर चला आता है। दोस्तों, राहुल फिर जब अपने घर चला आता है तो जो नशा करता था उसे अब अपनी पत्नी की याद में एक सोच में बंद कर देता है। ना ही शराब पीता है, ना ही जुआ खेलता है, सब कुछ बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। लगभग
6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने के समय गुजरने के बाद में निकिता एक दूसरे शख्स से शादी कर लेती है, उसके साथ सेट हो जाती है, अपनी ज़िंदगी को गुजारती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होगा वो आपको, चाहे आप पाताल लोक में चले जाएं, चाहे आप स्वर्गलोक में चले जाएं, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होता है निकिता के साथ में भी। जब निकिता दूसरी शादी कर लेती है तो उसका भाग्य वहां भी उसका साथ नहीं देता। वो पति उसके पति से बदतर मिलता है। यानी कि जो राहुल था वो कभी कभार ही शराब पिया करता था। अगर शराब डेली भी पिया करता था तो अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसके ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाता था। और निकिता ने जब दूसरी शादी की तो उसका दूसरा पति उसे मारता है, पीटता है और शराब पीता है और उसे काम के लिए भेजता है। दोस्तों, निकिता मजबूर थी और उसे सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती रहती है। और इधर दोस्तों 6 महीने गुजरने के बाद में जो राहुल था उसके पास में एक आधा बीघा जमीन थी। वो आधा बीघा जो जमीन होती है वो एक वहां से होकर के एक रोड निकलता है, तो उस रोड के किनारे वो आधा बीघा जमीन होती है। और उस आधा बीघा जमीन की जो सरकारी कीमत होती है वो 80 लाख रुपए होती है। 80 लाख रुपए उसे मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी जमीन के किनारे से रोड का निकलना तय हुआ था, तो उसे सरकार 80 लाख रुपए का मुआवजा देती है। इसके बाद में दोस्तों शराब को पीना बंद कर ही चुका था राहुल। तो इसके बाद में वो एक वहां से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बाद में एक रोड के किनारे एक ढाबा खोलता है, राहुल दी ग्रेट ढाबा ऐसा करके वो ढाबा खोलता है। और उस ढाबे में ही सब्जी, चावल, छोले भटूरे और जो भी पराठे थे वो सब कुछ बनाता है और बेचता है। अपने दोस्तों को भी रख लेता है काम पर, कुछ लोगों को भी रख लेता है और अपने ढाबे को चलाता है। दोस्तों, ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती रहती है। इधर जो निकिता थी उसकी जिंदगी बहुत ही बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से राहुल अपने बारे में बताता है कि वो किस किस प्रकार से उस ढाबे का मालिक बना। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में कि राहुल इस तरह से मालिक बना है उस ढाबे का, तो निकिता बोलती है कि तुम वास्तव में किस्मत के धनी हो जो इस मुकाम पर खड़े हो, और मैं एक किस्मत की मारी हूँ जो इस मुकाम पर ला कर के खड़ी कर दी गई हूँ। हमारा तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही हमारा तुम्हारा कभी कोई रिश्ता था। मुझे इस बात को अब भूलना पड़ेगा। दोस्तों, निकिता खड़ी हो जाती है अपनी जगह पर और हाथ जोड़ कर के राहुल से बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने ढाबे पर नौकरी में रखा। तो राहुल भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है, अपना अपने के ही काम आता है। और मैंने तुम्हें अपने इस ढाबे में नौकरी दे करके कोई तुम पर एहसान नहीं किया है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है कि अपने को अपने के काम में आना चाहिए। तो राहुल बोलता है तुम्हें ये खुशी होगी ये जानकर कि तुम जो इस ढाबे पर काम करने वाली हो वो काम तुम कोई खाना बनाने का या खाना पकाने का नहीं करने वाली हो। तुम इस ढाबे पर इस ढाबे की देख रेख करा करोगी। मैं तुम्हें इस ढाबे की देख रेख करने के लिए नियुक्त करता हूँ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में निकिता जो थी वो फूली नहीं समाती है और फिर अपने पति के पैरों में पड़ती है, गिर पड़ती है और उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको कितना गलत समझा था। तो राहुल बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया है कि मैं जो था तुम्हारे लायक था। दोस्तों, इसके बाद में निकिता वहां से चली जाती है और ढाबे पर ही काम पर लग जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है। वो ढाबे पर ढाबे की देखरेख करती है कि उसके ढाबे पर कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं खाने के लिए और उन कस्टमरों को खाने में क्या क्या माल जा रहा है, क्या क्या खाना पहुंच रहा है, वो खाने खाने के बाद पेमेंट दे रहे हैं या नहीं। इस
तरह के काम को वो देख रेख करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,